नमस्ते दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूँ इस टुनमुन स्टोरी बोर्ड प्रो के डेमोन्स्ट्रेशन में, जहाँ मैं टुनमुन स्टोरी बोर्ड प्रो ये सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषताएं आपके सामने प्रदर्शित करूंगा। टुनमुन स्टोरी बोर्ड प्रो ये सॉफ्टवेयर मीडिया प्रोडक्शन इंडस्ट्री में काफी प्रचलित है। किसी भी तरह के मीडिया प्रोडक्शन में स्टोरी बोर्डिंग और एनिमेटिक के मामले में टुनमुन स्टोरी बोर्ड प्रो उद्योग मानक है। इसका उपयोग दुनिया भर के अधिकांश स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउसेस द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह स्टोरी बोर्ड और एनिमेटिक एक साथ ही बनाने वाला एक बहुगुणी और परिपूर्ण सॉफ्टवेयर है। किसी भी तरह का माध्यमिक निर्माण जैसे कि एनिमेटेड फिल्म्स, टीवी धारावाहिक, वीएफएक्स और लाइव एक्शन प्रोडक्शंस, 2D और 3D एनिमेशन को मिलाने वाली परियोजनाएं, संगीत वीडियो, वीडियो गेम या किसी अन्य प्रकार का प्रसारण या लाइव इवेंट, सभी के कथानक को दृष्टिगत करने के लिए स्टोरीबोर्ड प्रो का उपयोग किया जाता है। तो संक्षेप में इसका अर्थ यह है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर आप टुनमुन स्टोरीबोर्ड प्रो का उपयोग कर सकते हैं। टुनमुन स्टोरीबोर्ड प्रो को चलाते ही आप ऐसा वेलकम स्क्रीन देख सकते हैं, जहां पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम, उसका आपके हार्ड डिस्क पर लोकेशन और आपके प्रोजेक्ट से संबंधित बाकी की बातें सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट का रिजोल्यूशन या ब्रॉडकास्ट फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लो रिजोल्यूशन से लेके 8K UHD तक अपना प्रोजेक्ट का रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करें, तो आप अपने प्रोजेक्ट का रिजोल्यूशन अपने प्रोजेक्ट के अनुकूल कस्टमाइज भी कर सकते हैं। टुनमुन स्टोरी बोर्ड प्रो में रिजोल्यूशन के साथ साथ आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कलर स्पेस मैनेजमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर स्पेस मैनेजमेंट आपको अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही एक विशिष्ट कलर स्पेस कायम रखने के लिए मदद करता है, जिसकी वजह से पूरे प्रोजेक्ट की एकरूपता कायम रहती है। यह दाहिनी तरफ जो स्टोरीबोर्ड प्रो प्रोजेक्ट पर आपने हाल ही में काम किया है, उसकी लिस्ट यानी सूची दिखाई देती है। यहाँ से मैं अपने डेमो फाइल बस एक क्लिक करके आसानी से खोल सकता हूँ। टुनबुम स्टोरीबोर्ड प्रो के यूजर इंटरफेस यानी सॉफ्टवेयर की अंगिक रचना की अगर हम बात करें, तो इसे भी आप अपनी इच्छा के अनुरूप किसी भी तरह सेट यानी रचित कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस, जिसे हम वर्कस्पेस भी कहते हैं, इसे सेट करने के बाद आप इसे सेव यानी सुरक्षित भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ किया है। अब अगर मुझे कोई और वर्कस्पेस में काम करना है, तो मैं उसे इस सूची से आसानी से चुन सकता हूँ। इसी सूची में आपको और कई तरह के वर्कस्पेस के विकल्प भी उपलब्ध होते हैं, जिन्हें आप यहाँ से आसानी से चुन सकते हैं। ठीक इसी तरह आप स्टोरीबोर्ड प्रो के प्रेफरेंसेस और कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी अपने अनुरूप सेट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इस सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली अपने प्रोजेक्ट से सम्मिलित रख सकते हैं। स्टोरीबोर्ड प्रो के प्रेफरेंस में आप लाइव एक्शन या फिर एनिमेशन के हिसाब से अपनी शब्दावली की स्टाइल भी सेट कर सकते हैं। इस डेमोन्स्ट्रेशन को आगे बढ़ाते हुए आइए पहले देखते हैं स्टोरीबोर्ड प्रो का लाइब्रेरी फीचर। लाइब्रेरी स्टोरीबोर्ड प्रो के सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, जहां से आप स्टोरीबोर्ड प्रो में जो कुछ बनाएंगे वो यहाँ एक्सपोर्ट यानी निर्यात कर सकेंगे, जिससे जो कुछ आपने एक्सपोर्ट किया है वो आपके हार्ड डिस्क पे एक टेम्पलेट फाइल के स्वरूप में सुरक्षित हो जाएगा। लाइब्रेरी में आप कोई भी इमेज यानी चित्र, वीडियो यानी चलचित्र और साउंड यानी स्वर भी रख सकते हैं। और इसी वजह से अगर काम करते वक्त आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो आप आसानी से वो चीज़ टेम्पलेट के तौर पे अपने स्टोरीबोर्ड प्रो फाइल में इंपोर्ट यानी आयात कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए स्टोरीबोर्ड शुरू करने के लिए हमें जो पहली चीज़ चाहिए वह है पटकथा यानी स्क्रिप्ट। इसके लिए या तो यहाँ आप अपनी खुद की स्क्रिप्ट टाइप कर सकते हैं, या यदि आपके पास पहले से ही स्क्रिप्ट है तो उसे आप स्टोरीबोर्ड प्रो में यहाँ से इंपोर्ट यानी आयात भी कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आप अपनी स्क्रिप्ट को या तो TXT या RTF फॉर्मेट में आयात कर सकते हैं। इस डेमो के लिए मैं TXT फाइल का उपयोग करूंगा। ऐसे ही स्टोरीबोर्ड प्रो के फाइल मेन्यू में आप फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर में बनाई गई स्क्रिप्ट भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आइए अब हम टुनबुम स्टोरीबोर्ड प्रो के कुछ विशिष्ट ड्राइंग फीचर्स के बारे में चर्चा करते हैं। टुनबुम में आप वेक्टर
और बिटमैप दोनों प्रणाली के चित्र यानी ड्राइंग्स बना सकते हैं। उसके लिए मैं उदाहरण के तौर पर ये अपना पहला टेम्पलेट यहाँ आयात करूँगा और यहाँ अगर मुझे बिटमैप ड्राइंग बनाना है तो मैं आसानी से ये बिटमैप प्लेयर का बटन दबा के एक बिटमैप प्लेयर यहाँ पे बना सकता हूँ। और बिटमैप प्लेयर बनाते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सारा टूल बार जहाँ पे हमारे ड्राइंग करने के लिए औजार या उपकरण उपलब्ध होते हैं वो बिटमैप मोड यानी बिटमैप प्रणाली पे बदल चुका है। यहाँ पे मैं आसानी से अपना चित्र बना सकता हूँ और ये चित्र आप देख सकते हैं कि कोई भी बिटमैप सॉफ्टवेयर जैसे कि फोटोशॉप में बनाए गए चित्र जैसा ही मैं यहाँ बना सकता हूँ। और ये ब्रश भी वैसा ही दिखता है जैसा कि आप किसी और बिटमैप सॉफ्टवेयर में देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं अपने ब्रश के प्रॉपर्टीज में जाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले से ही हमें कई प्रीसेट्स उपलब्ध है जिन्हें चुन के हम अलग अलग ब्रशेस का लाभ ले सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हमें यहाँ से ही उपलब्ध हो जाती है और भीतर जाने पे हमें कई और ब्रश प्रॉपर्टीज उपलब्ध होती है। यहाँ से आप अपने माउस और पेन टैबलेट का बर्ताव भी बदल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कई सारी अलग अलग ब्रश की बनावटें उपलब्ध है। यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, ड्यूअल टिप यानी ब्रश की दोहरी बनावट और पेपर टेक्सचर यानी पेपर की बनावट भी चुन सकते हैं। आप यहाँ पे अपने हिसाब से अलग अलग टेक्सचर्स बना के यहाँ ला सकते हैं और जितनी भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखती है उन सबको अपने हिसाब से बदल के आप अपना खुद का एक प्रीसेट भी बना सकते हैं जो कि आपको बहुत बड़े स्तर पे बहुत अच्छा नियंत्रण देता है। अब जब हम कोई वेक्टर लेयर पे जाते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ अब सारे टूल्स हमें उपलब्ध है और अब ये सारे टूल्स वेक्टर प्रणाली में काम करेंगे। तो जब हम हमारे ब्रश प्रॉपर्टीज में फिर से देखते हैं तो ये सारे प्रीसेट्स अब वेक्टर प्रणाली के हैं और हमारा ब्रश भी वेक्टर प्रणाली में काम करेगा। अंदर की प्रॉपर्टीज में जाके हम देख सकते हैं कि जो हमने बिटमैप ब्रश की प्रॉपर्टीज देखी उसी तरह ये सारी प्रॉपर्टीज हमें दिखती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हम अब सॉलिड वेक्टर और टेक्सचर्ड वेक्टर दोनों के बीच में चयन कर सकते हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टीज जैसे कि हमारी माउस और पेन टैबलेट की प्रॉपर्टीज और ट्रांसपेरेंसी, ड्यूअल टिप और पेपर टेक्सचर की प्रॉपर्टीज सारी पहले जैसे ही बिटमैप ब्रश की तरह ही है। यहाँ क्योंकि हम अभी वेक्टर ब्रश के साथ काम कर रहे हैं तो हमें ये स्मूथिंग की एक नई प्रॉपर्टी भी उपलब्ध हो जाती है जिसके इस्तेमाल से हम हमारे जो चित्र है उनको और साफ तरीके से चित्रित कर सकते हैं। वेक्टर ब्रश से बनाए हुए चित्र पे हम बाकी वेक्टर टूल्स का भी इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि ये कंटूर एडिटर टूल हमें हमारे चित्र की रेखाएं इस तरह परावर्तित करने देता है और सेंटर लाइन एडिटर जैसा टूल हमें हमारे चित्र की रेखाओं का स्वरूप भी इस तरह बदलने देता है जो कि एक कलाकार के लिए काफी लाभदायी साबित होता है। ड्राइंग सिलेक्ट टूल को जब हम किसी वेक्टर चित्र के साथ इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हर एक लाइन जो हमने चित्रित की है उसे हम ऐसे चुन सकते हैं। स्टोरीबोर्ड प्रो के ड्राइंग इंजन की एक और खासियत यह है कि हमारा ब्रश भले ही वेक्टर प्रणाली में है फिर भी हम वेक्टर ब्रश के साथ टेक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें वेक्टर का लाभ और बिटमैप का स्वरूप दोनों के फायदे यहाँ पे मिल सकते हैं जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धता है। वेक्टर ब्रश के साथ साथ वेक्टर पेंसिल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे हम वेक्टर ड्राइंग टेक्सचर के साथ वेक्टर पेंसिल के उपयोग से भी बना सकते हैं। और इसका एक और लाभ यह है कि चित्र चित्रित करने के बाद भी हम उस चित्र से संबंधित सारी बातें सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ इस चित्र के रेखा की चौड़ाई उसे चित्रित करने के बाद भी बदल सकता हूँ और इसके साथ साथ मैं इस चित्र का टेक्सचर भी इस चित्र के चित्रित करने के बावजूद भी बदल सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि स्टोरी बोर्ड प्रो में अलग अलग ड्राइंग टूल्स का इस्तेमाल करते हुए आप अलग अलग नियंत्रण पा सकते हैं और कैसा इसका लाभ ले सकते हैं। स्टोरी बोर्ड प्रो में अगर हमें हमारे चित्र और साफ सुथरे तरीके से बनाने हैं तो हम यहाँ पे इस स्टेबलाइजर मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे हम एवरेज स्टेबलाइजेशन और फुल स्ट्रिंग स्टेबलाइजेशन इन दोनों मोड का उपयोग कर सकते हैं। एवरेज स्टेबलाइजेशन मोड में हम जो कुछ भी चित्रित करेंगे उसकी एक साफ आवृत्ति मिलती है क्योंकि यहाँ पे ये स्टेबलाइजेशन मोड हमारी हाथों की हलचल को स्टेबलाइज यानी उसकी औसत लेके
उसको साफ चित्र के रूप में हमें उपलब्ध कराता है। फुल स्ट्रिंग पद्धति से अगर हम हमारे चित्र को चित्रित करने का प्रयास करें, तो यहाँ पे मुझे अपने ब्रश को एक धागे से बंधे हुए ब्रश जैसा टूल मिलता है, जिसको खींच के मैं अपना ब्रश चला सकता हूँ। और इसकी मदद से मुझे अगर यहाँ पे मेरे चित्र बनाते हुए दिशा बदल करने की जरूरत पड़ती है, तो मेरा ब्रश उठाए बिना ही मैं ये कर सकता हूँ, जो कि मुझे एक शार्प यानी तीक्ष्ण एंगल वाला कोन या कॉर्नर बनाने देता है, और उसके साथ ही मेरा चित्र साफ रखने की भी उपलब्धता मुझे देता है। तो ऐसे आप स्टोरीबोर्ड प्रो में साफ चित्र बनाने के लिए इन दोनों स्टेबलाइजेशन मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अलग अलग स्तर पे आपको लाभ देते हैं। टुनमुम स्टोरीबोर्ड प्रो में अगर आपको अपने चित्र के लिए कोई संदर्भ लेने का काम पड़े, तो यहाँ पे आप इस रेफरेंस व्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी संदर्भ या रेफरेंस आसानी से ला सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे अलग अलग संदर्भ या रेफरेंसेस यहाँ पे देख सकता हूँ। और रेफरेंस व्यू बिटमैप और वेक्टर दोनों ही प्रणाली के चित्र आपको यहाँ पे लाने देगा। और एक बार जब आप यहाँ कोई संदर्भ लाते हैं, तो वो संदर्भ या रेफरेंसेस आप जब अपना स्टोरी बोर्ड प्रो का फाइल सेव करते हैं यानी सुरक्षित करते हैं, तब जो भी संदर्भ या रेफरेंसेस आपने यहाँ पे रेफरेंस व्यू में लाए हैं, वो सारे फाइल के साथ ही सुरक्षित हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि आपको उन्हें अगली बार फिर से यहाँ एक एक करके इंपोर्ट या आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि एक बहुत ज्यादा समय बचाने वाली उपलब्धता है। डेमो को आगे बढ़ाते हुए आइए हम एक और ड्राइंग टूल देखते हैं, जिसका नाम है स्टेंसिल ब्रश। स्टेंसिल ब्रश आपको आपके चित्र का अल्फा चैनल का संदर्भ लेते हुए उस पर काम करने देता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, तो स्टेंसिल ब्रश से आप जो कुछ भी काम अपने चित्र पर करेंगे, वो काम आपके चित्र के आकृति तक ही सीमित रहेगा। यहाँ पे स्टेंसिल ब्रश की प्रॉपर्टीज अगर आप देखें, तो ये आपको एक साधारण ब्रश जैसा ही दिखेगा, लेकिन यहाँ पे स्टेंसिल ब्रश के दो मोड्स, जिसका पहले मोड का नाम ओवरले ब्रश मोड और दूसरे मोड का नाम रिपेंट ब्रश मोड है, ये दो मोड आपको यहाँ पे उपलब्ध है। जब हम रिपेंट ब्रश मोड का चुनाव करते हैं और स्टेंसिल ब्रश का उपयोग करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने जहाँ भी इस स्टेंसिल ब्रश का उपयोग करते हुए रंग भरा है, वो हमारे चित्र की आकृति तक ही सीमित रहा है। और रिपेंट ब्रश मोड की विशेषता यह है कि आप इसका उपयोग किसी भी चित्र पर करते हैं, तो आपके चित्र का पहले वाला रंग नए रंग से रिपेंट ब्रश बदल देता है। जब मैं यहाँ पे ये नया रंग सिलेक्ट करता हूँ, तब आप देख सकते हैं कि पुराना रंग हमें यहाँ पे अभी मौजूद नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्टेंसिल ब्रश के रिपेंट मोड ने पुराने रंग की जगह ये नया रंग भर दिया है। अगर आपको अपने चित्र का पुराना भाग या रंग छुए बिना स्टेंसिल ब्रश का उपयोग करना है, तो आप स्टेंसिल ब्रश का ओवरले मोड इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेंसिल ब्रश के ओवरले मोड का एक और फायदा यह रहेगा कि यह टेक्सचर के साथ भी आपको काम करने देगा। अब अगर हमें यहाँ पे ये रंग भरना है, तो इस स्टेंसिल ब्रश के ओवरले मोड के साथ मैं एक नया लेयर यहाँ ले सकता हूँ, और जो भी आकृति मुझे संदर्भ के लिए लेनी है, उसे सिलेक्ट करके मैं अपना काम यहाँ कर सकता हूँ, जो कि ये जो नया रंग मैं यहाँ भर रहा हूँ, वो अपने एक अलग लेयर पे रहेगा, और हमारा जो पुराना चित्र का भाग या रंग है, उसमें कोई बदलाव नहीं लाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो भी काम करना है, उसके हिसाब से आप स्टेंसिल ब्रश के दोनों मोड्स का अलग अलग उपयोग कर सकते हैं। डेमो के इस अगले पड़ाव में आइए हम अब देखते हैं कि स्टोरीबोर्ड प्रो का इंपोर्ट मेनू यानी आयात करने वाला मेनू हमें क्या क्या विकल्प उपलब्ध कराता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप इमेजेस यानी कोई भी चित्र या छायाचित्र या तो सीन के तौर पे इंपोर्ट कर सकते हैं, या तो लेयर के तौर पे इंपोर्ट कर सकते हैं। और आप वीडियोस और इमेजेस क्लिप्स के तौर पर भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि हम हमारे स्टोरीबोर्ड प्रो के डेमो के अगले पड़ाव में देखेंगे, जहां हम टाइमलाइन और एनिमेटिक के बारे में चर्चा करेंगे। और उसी वक्त हम साउंड और ऑडियो ट्रैक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे।
यहाँ पे फिलहाल हम देखते हैं कि कौन से तरह की इमेज फॉर्मेट्स स्टोरी बोर्ड प्रो हमें इंपोर्ट करने देता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सारे इमेज फॉर्मेट्स स्टोरी बोर्ड प्रो सपोर्ट करता है। और अगर आपने कोई भी चित्र या इमेज फोटोशॉप में बनाया हो जहाँ पे आपने अलग अलग लेयर्स का इस्तेमाल किया हो, तो वो चित्र की फाइल, जिसे हम फोटोशॉप की मल्टी लेयर्ड फाइल भी कहते हैं, उसे आप बड़े आसानी से स्टोरी बोर्ड प्रो में इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टोरी बोर्ड प्रो आपने जो अलग अलग लेयर्स फोटोशॉप में बनाए होंगे उन सबको यहाँ पे सुरक्षित तरह, जैसे वो फोटोशॉप में बनाए गए हैं वैसे ही यहाँ स्टोरी बोर्ड प्रो में लाने देता है। अब मैं इस चित्र पे आगे काम कर सकता हूँ। तो मान लीजिए हमें इस सीन में ये चित्र दो और पैनल्स में चाहिए, तो मैं यहाँ पे आसानी से ये जो हमारा मौजूदी पैनल है जिसमें हमारा ये चित्र है उसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ। लेकिन डुप्लीकेट करने से पहले मैं यहाँ एक काम करता हूँ कि ये जो हमारी सबसे नीचे वाली लेयर है इसे मैं शेयर कर देता हूँ। अब ये शेयर ड्राइंग का विकल्प मुझे ऐसी क्षमता देता है जिसकी वजह से जब मैं ये पैनल दो बार और डुप्लीकेट करता हूँ, जिसकी वजह से हमारे सीन में कुल मिला के 3 पैनल हो जाते हैं, वो तीनों में से कोई भी पैनल में मैं ये लेयर पे अगर काम करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ, तो ये जो मैंने यहाँ पे चित्र बनाया है ये बाकी के पैनल में भी हमें दिखेगा। और अब अगर मान लीजिए मुझे इस पैनल में और कोई चित्र चित्रित करना है जो कि मुझे इन दो पैनल में नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस पैनल में जाके इस लेयर को अनलिंक कर सकता हूँ। यहाँ पे अनलिंक करने के बाद मैं जो कुछ भी ये लेयर पे चित्र बनाऊंगा, ये चित्र मुझे इस पैनल के लेयर्स में नहीं दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि स्टोरी बोर्ड प्रो के ये अलग अलग विशेषताएं आपको कितनी अच्छी तरीके से अपना स्टोरी बोर्ड बनाने में मदद करते हैं। आइए अब देखते हैं कि जो वर्कस्पेसेस हमें सॉफ्टवेयर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट, यानी पहले से ही उपलब्ध होते हैं, उनमें से कुछ हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब मैं ये ओवरव्यू वर्कस्पेस सिलेक्ट करता हूँ, तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हम आसानी से हमारा स्टोरी बोर्ड का बड़ा भाग एक साथ ही देख सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे कुछ नया सीन इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ ये लाइब्रेरी से उसे आसानी से यहाँ ला सकता हूँ, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर मुझे हमारे पहले और नए वाले सीन के बीच में एक और सीन लाना है, तो मैं वो भी आसानी से कुछ इस तरह वहाँ पे कर सकता हूँ। और सीन इंपोर्ट करते वक्त मैं स्टोरी बोर्ड प्रो को यह भी कह सकता हूँ कि मेरा अगला सीन जो क्रम में मुझे चाहिए, उसी क्रम में होना चाहिए, और उसके आगे आने वाले जितने भी सीन्स हैं उनका भी नाम बराबर क्रम में होना चाहिए। तो ये जो रीनेम सीन का फीचर स्टोरी बोर्ड प्रो हमें देता है, उसका उपयोग करके हम हमारे सीन्स की क्रमवार बराबर तरीके से रख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पिछले सीन और जो सीन हमने कुछ ही पल पहले यहाँ पे इंपोर्ट किया था, उसके बीच में हमारा नया सीन आ चुका है और इसका नाम और उसके आगे वाले सीन्स का नाम सही तरीके से स्टोरी बोर्ड प्रो ने बराबर क्रम में रख लिया है। अब मैं फिर से अपने पहले वाले वर्कस्पेस लेआउट को चुन सकता हूँ और अपना काम आगे बढ़ा सकता हूँ। यह पैनल विंडो में हम हमारे स्टोरी बोर्ड के सीन का किसी भी तरह का डायलॉग यानी संवाद या एक्शन यानी किसी भी तरह की क्रिया जो हमारे स्टोरी बोर्ड से संबंधित है उसका विवरण या अनुशीर्षक देना है, तो यहाँ पे ये कैप्शन फील्ड्स हमें इस पैनल विंडो में उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डायलॉग के कैप्शन फील्ड में मैं डायलॉग लिख सकता हूँ जो कि इस सीन से संबंधित है। और यहाँ पे अगर मुझे हमारे सीन में जो किरदार मौजूद है वो जो एक्शन कर रहे हैं या तो कैमरा की क्रिया है या हमारे सीन से संबंधित कोई भी एक्शन या क्रिया हो रही है, उसका विवरण मैं यहाँ लिख सकता हूँ। और उसके साथ साथ एनिमेशन में उपयोग होने वाली स्लगिंग और बाकी की कुछ बातें जो मुझे लगता है कि सीन के लिए महत्वपूर्ण है, वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं स्केच कैप्शन भी बना सकता हूँ, जो कि मैं अपने स्टोरी बोर्ड के सीन के बारे में कुछ बताने के लिए या स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे मैं चित्र बना सकता हूँ।
जैसा कि अगर कोई एनिमेटर या स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट इस सीन की एक्शन के लिए स्पेसिंग की कल्पना देना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो ये स्पेसिंग की लैडर जो एनिमेशन में इस्तेमाल होती है वो भी बना सकते हैं। पैनल विंडो के ये कैप्शन फील्ड्स का और अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ जो मौजूदा वर्क स्पेसेस है उनमें से ये कोई एक वर्क स्पेस अगर इस्तेमाल करें तो हम बेहतर तरीके से हमारे कैप्शंस यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए अगर ये डायलॉग इस पैनल में लाना चाहूँ तो मैं आसानी से उसे यहाँ ऐसे ला सकता हूँ, जो कि मुझे एक स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट के तौर पे बहुत सरल और सहज हो जाता है। हमारा काम होने के बाद हम हमारी पहली वाली वर्कस्पेस में आसानी से वापस जा सकते हैं। हमारे इस डेमो में आगे बढ़ते हुए आइए हम इस सीन को थोड़ा और गौर से देखते हैं। इस सीन में आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि कुछ चित्र या कुछ लेयर्स बाकी लेयर्स जो सीन में उपयोग किए गए हैं उनसे ज़्यादा गतिमान है। यानी इस सीन में कुछ लेयर्स बाकी लेयर से ज़्यादा गति से पीछे जा रहे हैं। जैसे कि हम किसी वाहन पे बैठकर वाहन के नीचे रास्ते को देखें तो रास्ता सबसे तेज पीछे जाते हुए हमें दिखता है, और जैसे हम हमारी दृष्टि वाहन से दूर लेते जाते हैं वैसे वैसे जो दृश्य हमारे वाहन से थोड़ा अंतर पे है यानी दूर है, वो सारा दृश्य रास्ते की तुलना में थोड़ा धीरे पीछे जाते हुए हमें दिखता है। और जब हम वाहन से सबसे दूर क्षैतिज को देखते हैं तो क्षैतिज हमें हमारे वाहन के साथ ही चलते हुए दिखता है। इस सारे दृष्टि के आभास को हम पैरालैक्स यानी लंबन कहते हैं, जो कि हम यहाँ इस सीन में देख सकते हैं। जब मैं इस सीन को अलग नजरिए से इस स्टेज व्यू में देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टोरी बोर्ड प्रो में हम 3D स्पेस में काम कर रहे हैं। यानी स्टोरी बोर्ड प्रो में हमें ऐसी 3 आयामी जगह मिलती है जहाँ हम हमारी लेयर्स या अलग अलग चित्र ऐसे अपने आप से अलग अलग अंतर पे रच सकते हैं। और इसके साथ साथ स्टोरी बोर्ड प्रो में हमें ऐसा ही 3 आयामी जगह में काम करने वाला एक कैमरा भी मिलता है, जिसे हम इस 3 आयामी जगह यानी 3D स्पेस में इस तरह एनिमेट कर सकते हैं, जिसके उपयोग से हमें स्टोरी बोर्ड प्रो के इस सीन में ये पैरालैक्स का इफेक्ट आसानी से होते हुए दिख रहा है। स्टेज व्यू में हम फिर से देखें तो आप देख सकते हैं कि इस उदाहरण के लिए हमने कैमरा और लेयर्स दोनों एनिमेट किए हैं, लेकिन आप सिर्फ कैमरा को भी अगर एनिमेट करते हैं तो भी आप पैरालैक्स इफेक्ट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ उदाहरण के लिए लेयर्स एनिमेट किया है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इन 2 लेयर्स के बाजू में यहाँ पे आप भागते हुए व्यक्ति की आकृति जो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये 2 लेयर्स पे एनिमेशन लगाया गया है, इसकी वजह से हमें ये सीन ऐसा दिखता है। लेकिन मुख्यतः ये 3D स्पेस में जो एनिमेशन कैमरा पे लगाया गया है, जो कि अपने आप में एक 3D कैमरा होता है, इस एनिमेशन की वजह से हमें इस सीन में लंबन यानी पैरालैक्स इफेक्ट की मौजूदगी का आभास होता है। इस रचना को एनिमेशन जगत में मल्टीप्लेन कैमरा सेटअप भी कहा जाता है, जो कि आप आसानी से स्टोरी बोर्ड प्रो में ऐसा तैयार कर सकते हैं। अगले उदाहरण में बढ़ते हुए यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि स्टोरी बोर्ड बनाते वक्त स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट को कई बार एक एनिमेटर के तरह सोचने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे उन्हें की पोजेस भी बनाने का काम पड़ सकता है। उस वक्त एनिमेटर्स को ऑनियन स्किन नाम का ये जो टूल है, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टोरी बोर्ड प्रो में हमें ऑनियन स्किन आसानी से उपलब्ध होता है। यहाँ पे आप ऑनियन स्किन इस्तेमाल करते हुए स्टोरी बोर्ड प्रो में ये भी सेट कर सकते हैं कि आपके ड्राइंग का पारदर्शक भाग और अपारदर्शक भाग ऑनियन स्किन में कैसे दिखेगा। यहाँ पे ऑनियन स्किन में आप जिस फ्रेम पे काम कर रहे हैं उस फ्रेम के 3 फ्रेम्स आगे और 3 फ्रेम्स पीछे तक
ऑनियन स्किन में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑनियन स्किन में और ज़्यादा नियंत्रण चाहिए, तो आप यहाँ इस एडवांस्ड ऑनियन स्किन का विकल्प चुन के आप जिस फ्रेम पे काम कर रहे हैं, उससे कुल 15 फ्रेम्स आगे और 15 फ्रेम्स पीछे तक ऑनियन स्किन आप देख सकते हैं, जो कि एक एनिमेटर और स्टोरीबोर्ड आर्टिस्ट के लिए बहुत ही बढ़िया उपलब्धता है। ऑनियन स्किन के बाद यहाँ पे एक और उदाहरण में मैं आपको स्टोरीबोर्ड प्रो का पर्सपेक्टिव गाइड्स नाम का टूल दिखाना चाहता हूँ, जो कि स्टोरीबोर्ड आर्टिस्ट के साथ साथ लेआउट आर्टिस्ट जो सीन के बैकग्राउंड पे काम करते हैं, उनके लिए बैकग्राउंड के चित्र के लिए पर्सपेक्टिव यानी परिप्रेक्ष्य उचित तरह से चित्रित करने के लिए यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव गाइड्स टूल का लाभ मिलता है। जब मैं ये पर्सपेक्टिव गाइड्स टूल एक्टिवेट करता हूँ और कोई एक ड्राइंग टूल के साथ इसे इस्तेमाल करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं कितने आसानी से यहाँ पे मेरा पर्सपेक्टिव यानी परिप्रेक्ष्य उचित तौर पर मेंटेन करते हुए यानी कायम रखते हुए अपना चित्र कैसे आसानी से बना सकता हूँ, जो कि मुझे एक लेआउट आर्टिस्ट के तौर पे बहुत लाभदायक होता है और हमारा बहुमूल्य प्रोडक्शन टाइम यानी कोई भी प्रोजेक्ट के निर्माण का समय बहुत बड़े तौर पे बचा सकता है। जब आप पर्सपेक्टिव गाइड्स में यहाँ देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको साधारण रूलर से लेके 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव तक के गाइड्स उपलब्ध है और आप यहाँ पे एक से ज्यादा अलग अलग प्रकार के पर्सपेक्टिव गाइड्स ला सकते हैं, जिन्हें आप आगे अपने हिसाब से बदल सकते हैं और फिर ये पर्सपेक्टिव गाइड्स का सेटअप आप एक फाइल के तौर पर सेव करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि आप बाकी के कलाकारों के साथ भी बांट सकते हैं और ये पर्सपेक्टिव गाइड्स की फाइल हार्मनी में भी काम करेगी, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। डेमो की इस अगले पड़ाव में आइए अब देखते हैं टुनमुन स्टोरीबोर्ड प्रो की कुछ और 3D के साथ काम करने वाली क्षमताएं। जैसा कि आप इस सीन में देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा एनवायरनमेंट यानी इस सीन का पर्यावरण या बैकग्राउंड है, वो पूरा 3D में बनाया गया है, यानी किसी 3D सॉफ्टवेयर में बनाया गया है और फिर टूनबूम स्टोरीबोर्ड प्रो में लाया गया है। जब मैं इस सीन को प्ले करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो सफ़ेद रंग की चीज़ें हमें दिख रही है, ये लेयर्स टूनबूम स्टोरीबोर्ड प्रो में ही बनाई गई है। और अगर मैं आपको इसका स्टेज व्यू में अलग एंगल से दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि ये सारी लेयर्स जो है, ये टुनमुन स्टोरी बोर्ड प्रो की 3D स्पेस यानी हमें जो 3 आयामी जगह मिलती है, उसे इस्तेमाल करते हुए एनिमेट की गई है और बाकी का जो पूरा बैकग्राउंड है, वो आप देख सकते हैं कि ये पूरा 3D सॉफ्टवेयर में बना के यहाँ लाया गया है और फिर हमारे कैमरा व्यू में जब हम प्ले करके देखते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इसी के साथ अगर आप चाहें, तो किसी भी 3D वस्तु पे आप स्टोरीबोर्ड प्रो में ही चित्र भी चित्रित कर सकते हैं और वो कुछ ऐसा दिखेगा जैसा वो उस 3D वस्तु के पृष्ठभाग पे ही बनाया गया हो। जैसा कि मैं यहाँ पे एक चित्र बनाता हूँ और आप देखेंगे, इसे थोड़ा अच्छे से हम अगर सेट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसा दिख रहा है जैसा कि उस 3D वस्तु के उस पृष्ठभाग पे ही बनाया गया हो और कैमरा में ये कुछ ऐसा दिखता है। अब यहाँ पे अगर आपने आपका 3D बैकग्राउंड अलग-अलग वस्तुओं का एक समूह के रूप में टुनबुम स्टोरीबोर्ड प्रो में आयात किया है, तो आपको वो सारी 3D ऑब्जेक्ट्स यानी सारी 3D वस्तुएं टुनबुम स्टोरीबोर्ड प्रो में ही नियंत्रित करते आएगी। जैसा कि अगर मैं चाहूँ, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रीट लैंप है, उसमें कुछ ऐसा बदलाव ला सकता हूँ, जिसके लिए मुझे मेरे 3D सॉफ्टवेयर में वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिसका मतलब है कि मुझे अगर कुछ ऐसे बदलाव करने की ज़रूरत पड़े, तो मैं ये सब टुनबुम स्टोरीबोर्ड प्रो में ही बड़े आसानी से कर सकता हूँ। 3D प्रणाली के साथ काम करने का दूसरा तरीका टुनबुम स्टोरीबोर्ड में एक ऐसा भी आपको उपलब्ध है, जहाँ पे आप किसी भी 3D वस्तु को
एक 2D लेयर या 2D स्नैपशॉट के रूप में, यानी उस 3D वस्तु को एक छायाचित्र के रूप में ही आप यहाँ पे आपके सीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेयर एक 3D ऑब्जेक्ट की ही स्नैपशॉट है, यानी छायाचित्र है। लेकिन अगर मैं इस 3D ऑब्जेक्ट का थोड़ा अलग एंगल यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहूँ, तो मुझे मेरे 3D सॉफ्टवेयर में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं वो बदलाव यहाँ टुनमुन स्टोरीबोर्ड प्रो से ही बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं इस विकल्प का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरह से इस 3D ऑब्जेक्ट का एंगल बदल सकता हूँ, और आप देख सकते हैं कि हमारे सीन में भी ये 2D स्नैपशॉट जो है वो भी हमारे बदलाव के हिसाब से यहाँ पे बदल गया है, जो कि एक बहुत अच्छा विकल्प हमारे लिए साबित होता है। डेमो को आगे बढ़ाते हुए आइए हम एक और उदाहरण की तरफ देखते हैं, जहाँ पे हम टुनबुम के ही स्केट और डाई नाम के इस शॉर्ट फिल्म का स्टोरी बोर्ड और एनिमेटिक का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्टोरी बोर्ड टुनबुम के ही एक शॉर्ट फिल्म का स्टोरी बोर्ड है। और जब आप कोई स्टोरी बोर्ड का काम पूरा करते हैं, तो आपका अगला पड़ाव होता है उस स्टोरी बोर्ड का ही एनिमेटिक बनाना। आप स्टोरी बोर्ड प्रो के इस टाइमलाइन व्यू का इस्तेमाल करके आपके स्टोरी बोर्ड का एनिमेटिक एकदम आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस टाइमलाइन व्यू में आपको वीडियो ट्रैक्स और ऑडियो ट्रैक्स दिखेंगे। ये वीडियो और ऑडियो ट्रैक्स ठीक उसी तरह आपको स्टोरी बोर्ड प्रो में मिलते हैं, जिस तरह किसी भी और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आपको वीडियो और ऑडियो ट्रैक्स मिलते हैं। यहाँ पे आप स्टोरी बोर्ड प्रो में ही अपने स्टोरी बोर्ड का एनिमेटिक एडिट कर सकते हैं, जिसके इस्तेमाल से आप अपने स्टोरी बोर्ड के सीन या पैनल का टाइमिंग कुछ इस तरह निर्धारित कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैं इस पैनल को अगर चाहूँ तो उसकी समय की लंबाई मैं बढ़ा सकता हूँ या इस तरह घटा सकता हूँ। अगर चाहूँ तो मैं ये पैनल को उठा के इन दो पैनल्स के बीच में आसानी से ला सकता हूँ। तो कुछ इस तरह के बदलाव जो आप किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, वो बड़े आसानी से यहाँ पे स्टोरी बोर्ड प्रो के टाइमलाइन व्यू में कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो एनिमेटिक मोड का बदलाव करके कुछ इस तरह भी आप अपने पैनल्स के टाइमिंग पे काम कर सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं ये पैनल का टाइमिंग बदल रहा हूँ, तो हमने जो पहले देखा उसके विरुद्ध अब हमें यहाँ पे एक खाली जगह यानी गैप मिल रही है, और मैं इस गैप का इस्तेमाल किसी अलग तरीके से भी कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं यहाँ पे एक नया पैनल भी ला सकता हूँ और वहाँ पे जो गैप थी वो गैप की जगह में ये नया पैनल डाल सकता हूँ। तो कुछ इस तरह आप अपने स्टोरी बोर्ड प्रो के एनिमेटिक पे काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पे राइट क्लिक मारता हूँ, तो आपको यहाँ पे वो सब विकल्प मिल जाते हैं जो आपको किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में मिलते हैं। यहाँ पे अगर हम अगले उदाहरण की तरफ बढ़े, तो देख सकते हैं कि इन दो सीन के बीच में अगर मुझे कोई ट्रांजिशन यानी कट या डिसॉल्व की तरह कोई ट्रांजिशन देना है, तो वो भी मैं बड़े आसानी से कर सकता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हमारे पास कुछ अच्छा सा दिखने वाला डिसॉल्व का ट्रांजिशन है, और जब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, तो इस ट्रांजिशन का प्रकार भी मैं बड़े आसानी से बदल सकता हूँ। स्टोरी बोर्ड प्रो में आपको कुछ कुल मिला के 5 तरह के ट्रांजिशंस मिल जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टोरी बोर्ड प्रो में ही आगे बढ़ते हुए हम एक और कार्य क्षमता देखेंगे, जहाँ पे मैं इस सीन में यहाँ पे जो हमारा स्टेडियम का डिस्प्ले दिख रहा है, उस डिस्प्ले का जो भाग है उसका एनिमेशन का क्लिप मेरे पास पहले से ही मौजूद है, और वो वीडियो क्लिप मैं स्टोरी बोर्ड के इस स्टेडियम के स्क्रीन के भाग पे आसानी से लगा सकता हूँ। और ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि स्टोरी बोर्ड प्रो का ये जो नया वर्जन है, इसमें आप एप्पल प्रोरेस 4444 नाम का जो वीडियो फॉर्मेट है, जो कि वीडियो होते हुए भी अल्फा चैनल सपोर्ट करता है, उसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप स्टोरी बोर्ड प्रो एप्पल के मैक ओएस पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको कुछ और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल न करते हुए सीधे तरीके से ये वीडियो फॉर्मेट इस्तेमाल करते आएगा। अगर आप स्टोरी बोर्ड प्रो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में चला रहे हैं, तो आपको पहले एप्पल का ही क्विक टाइम नाम का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, और फिर
आप जब ये एप्पल ProRes 4444 फॉर्मेट वाला वीडियो आपके स्टोरीबोर्ड प्रो में इंपोर्ट करेंगे, तब वो पहले वेबएम नाम के इस वीडियो फॉर्मेट में बदल जाएगा और फिर आप ये वेबएम नाम का वीडियो फॉर्मेट बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ इस तरह इंपोर्ट कर सक रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सीन में जो स्टेडियम की स्क्रीन है, उस स्क्रीन का भाग के तौर पे मैं ये वीडियो जो क्लिप के तौर पे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मैं अगर स्टेज व्यू में जाता हूँ, तो मैं इस क्लिप को थोड़ा और अच्छी तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरह सेट कर सकता हूँ और फिर हमारे प्लेबैक व्यू में जाते ही हम इसे कुछ इस तरह प्ले कर सकते हैं। wins. 3, 2, 1. Strike! Wins. 3, 2, 1. Strike! आप देख सकते हैं कि कैसे हम स्टोरीबोर्ड प्रो के इस टाइमलाइन व्यू का उपयोग करके किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर की तरह यहाँ पे हम अपना एनिमेटिक बहुत अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं। आइए डेमो में आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले उदाहरण की तरफ जाते हैं। यहाँ पे इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि जो हमारे पिछले सीन में स्टेडियम के डिस्प्ले में हमें दिख रहा था, उसके ही आगे का भाग यहाँ पे चल रहा है। और इस उदाहरण को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हम देखेंगे कि लाइब्रेरी में भी हम हमारे सीन के लिए जो ध्वनि या साउंड फाइल्स लगती है, वो टेम्पलेट के तौर पर लाइब्रेरी में हम रख सकते हैं और जब चाहे तब हम यहाँ पे सीन में इस्तेमाल करने के लिए यहाँ ला सकते हैं। और यहाँ पे लाने के बाद आइए हम देखते हैं कि ये प्ले करने से कैसे सुनाई आता है। अब यहाँ पे साउंड ट्रैक पे काम करते हुए फिर से हम देखेंगे कि जब हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, तो हमें वो सब विकल्प यहाँ पे मौजूद दिखते हैं जो विकल्प हमें कोई भी अन्य एडिटिंग सॉफ्टवेयर में साउंड ट्रैक एडिट करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इस साउंड ट्रैक का ऑडियो गेन यानी जो आवाज़ की तीव्रता है, उसे कुछ इस तरह कम कर सकता हूँ, जो कि फिर से प्ले करने के बाद इस तरह सुनाई आ रहा है। और आगे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये जो साउंड ट्रैक है, इसमें हमें जो ये रेखा दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, वो इस साउंड ट्रैक की आवाज़ की तीव्रता दर्शाती है। और यहाँ मैं इसे एनिमेट भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं अपना कीबोर्ड का आल्ट की दबा के यहाँ पे कीज़ डाल सकता हूँ और ये कीज़ कुछ इस तरह मैं ऐसा सेट करके इन्हें एनिमेट भी कर सकता हूँ। अब देख सकते हैं कि इसका प्रभाव हमें ऐसा सुनाई दे रहा है। यहाँ पे आप अगर ध्यान रखें तो आवाज़ प्ले करते वक़्त यहाँ पे उनकी ऑडियो लेवल्स भी दिखाई देती है, जो कि हमें हमारे साउंड ट्रैक्स की आवाज़ की तीव्रता सही स्तर पर है या नहीं, ये देखने में मदद करती है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे ये फिर से प्ले करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस साउंड ट्रैक की आवाज़ की तीव्रता उसके उच्चतम स्तर पे हम यहाँ पे रख सकते हैं। और इस ऑडियो लेवल का जो ये इंडिकेटर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा साउंड ट्रैक जब प्ले होता है, तो इसका इंडिकेटर उसकी लाल भाग वाली रेंज, जहाँ पे कोई भी आवाज़ की तीव्रता अगर वहाँ तक बढ़ती है, तो वो आवाज़ विकृत हो सकती है या बिगड़ सकती है। तो ये ऑडियो लेवल का उपयोग करते हुए हम हमारे साउंड ट्रैक की आवाज़ की तीव्रता उचित तौर पे निश्चित कर सकते हैं। ये ऑडियो लेवल्स अगर आप चाहे तो यहाँ पे ये विंडो ऐसा ड्रैग करके इसे आड़े तौर पे यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी आप रख सकते हैं। अगर आप अपने साउंड ट्रैक्स पर और कुछ विशेष प्रभाव यानी स्पेशल इफेक्ट्स
या साउंड इफेक्ट्स डालना चाहे तो आप इस इफेक्ट स्टैक नाम के विंडो में जाके यहाँ पे अपने साउंड ट्रैक्स को चुन के यहाँ पे और इफेक्ट्स जो आपको स्टोरी बोर्ड प्रो में उपलब्ध होते हैं वो सब आप यहाँ पे उपयोग में ला सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे रिवर्ब इफेक्ट्स लाऊं और इसे प्ले करूं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रिवर्ब इफेक्ट का प्रभाव हमें इस साउंड क्लिप में दिख रहा है। हमने जो पहले ऑडियो गेन -5 के वैल्यू पे सेट किया था वो इफेक्ट भी यहाँ पे हमें इफेक्ट स्टैक विंडो में लगाया हुआ दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से स्टोरी बोर्ड प्रो में आप वीडियो एडिटिंग के साथ साथ ऑडियो एडिटिंग भी काफी प्रभावी तौर पर कर सकते हैं। हमारे अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हुए यहाँ हम देखेंगे कि जैसा हम साउंड इफेक्ट्स स्टोरी बोर्ड प्रो में इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे ही वीडियो पे उपयोग करने के लिए हमें कैसा स्टोरी बोर्ड प्रो में ब्लर इफेक्ट्स भी उपलब्ध है। जैसा कि हम इस किरदार को देख सकते हैं कि इस पे ये पर्दा नुमा वस्त्र जो इसके कंधे पर लगा हुआ है जिसे हम केप भी कहते हैं उस पे अगर हमें ब्लर इफेक्ट लगाना हो तो यहाँ पे हमें 3 प्रकार के ब्लर इफेक्ट उपलब्ध होते हैं। साधारण ब्लर जिसे ब्लर कहा जाता है, रेडियल ब्लर जो घुमावदार तरीके में ब्लर का प्रभाव हमें देता है और डायरेक्शनल ब्लर जो किसी विशेष दिशा की तरफ ब्लर का प्रभाव हमें यहाँ पे उपलब्ध कराता है। तो हम इस उदाहरण के लिए डायरेक्शनल ब्लर का उपयोग करते हैं और कुछ इस तरह मैं इसका डायरेक्शन यानी दिशा बदल सकता हूँ और इस इफेक्ट को निश्चित करने से पहले यानी फाइनलाइज करने से पहले उसका प्रीव्यू यानी पूर्व दर्शन भी यहाँ से कर सकता हूँ। अब अगर मुझे लगता है कि इस ब्लर की दिशा थोड़ी अलग होनी चाहिए तो मैं यहाँ से उसे ऐसा बदल सकता हूँ और प्रीव्यू कर सकता हूँ और जब मुझे लगे कि ये ब्लर यहाँ पे उचित तरह से प्रभाव दिखा रहा है तो मैं इसे ऐसा फाइनलाइज यानी निश्चित कर सकता हूँ जो कि फिर हमें हमारे सीन में ऐसा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि साउंड इफेक्ट्स के साथ वीडियो पे भी आप ब्लर इफेक्ट्स बड़े आसानी से टूनमिम स्टोरी बोर्ड प्रो में ऐसे उपयोग में ला सकते हैं। डेमो में आगे बढ़ते हुए इस भाग में आइए अब हम ये देखेंगे कि स्टोरी बोर्ड प्रो में अगर आपको कोई स्टोरी बोर्ड एक से ज्यादा कलाकारों के बीच बांटना हो तो यहाँ आप वो कैसे आसानी और बड़े सहजता से कर सकते हैं। आइए एक बार हमारे इस सीन की तरफ हम देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे सीन में ये कैरेक्टर यानी किरदार कुछ इस तरह से इस सीन में प्रवेश करता है। अब अगर मुझे ये सीन किसी और कलाकार को बांटना हो तो मैं यहाँ स्टोरी बोर्ड प्रो में स्टोरी बोर्ड मेन्यू से पहले तो ये ऑटो ट्रैकिंग मोड यहाँ से शुरू कर सकता हूँ और फिर ये जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विंडो होता है यहाँ से मैं ये जो हमारा पूरा का पूरा स्टोरी बोर्ड जो है इसे हम या तो टुकड़ों में बांट सकते हैं या तो कुछ चुने हुए सीन्स हम इस स्टोरी बोर्ड से यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मुझे ये सीन जो कि हमारा सीन नंबर 23 है यहाँ से बड़े आसानी से इसे एक्सट्रैक्ट यानी निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसे कुछ ऐसा नाम दे दूंगा और ये फिर ये सीन मुझे ऐसा एक्सट्रैक्ट करने देगा यानी निकालने देगा। अब अगर समझ लीजिए कि मैं वो कलाकार हूँ जिसे ये सीन भेजा गया है तो मैं इस सीन पर अलग से ऐसा काम कर सकूंगा। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सीन खोलने के बाद मुझे पूरे स्टोरी बोर्ड का सिर्फ सीन नंबर 23 का ही टुकड़ा यहाँ पे मौजूद दिख रहा है। अब मुझे समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ बदलाव करना है तो मैं बड़े आसानी से ये सीन में कुछ बदलाव कर सकूंगा और जैसे ही मैं इस सीन में कुछ बदलाव करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जिस पैनल में मैंने काम किया है यानी बदलाव किया है वो पैनल कुछ ऐसे अलग रंग से हमें दिखता है यानी कुछ ऐसा अलग रंग से हाईलाइट होता है। अब मैं ये सीन सेव करके जब प्रोडक्शन की तरफ भेजता हूँ तो वो भी जब ये फाइल ओपन करके देखेंगे तो उन्हें ये सीन फाइल ओपन करते ही
यहाँ पे दिखेगा कि ये पैनल हाईलाइट हो रहा है, यानी उन्हें समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ बदलाव किया गया है। फिर वो स्टोरी बोर्ड मेन्यू में जाके एक तो ये जो बदलाव है इसे निश्चित कर सकते हैं, यानी यहाँ से उस बदलाव को मान्य करके वैलिडेट कर सकते हैं, या तो यहाँ पे वो अगर कुछ और निर्देश देना चाहे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि क्लोज दी आई लिटिल बिट मोर, यानी जो ये आंख बंद की गई है उसे थोड़ा और बंद किया जाए, ऐसा निर्देश लिख के मैं ये ट्रैक चेंजेस का विंडो वैलिडेट न करते हुए ऐसा बंद कर सकता हूँ, और यही फाइल सेव करके मैं फिर से अपने उसी कलाकार को भेज सकता हूँ जिन्होंने इस पर पहले काम किया है। फिर वो कलाकार जब ये फाइल खोलेंगे तो उन्हें दिखेगा कि ये पैनल अभी भी हाईलाइट हुआ है, तो वो फिर से स्टोरी बोर्ड के वैलिडेट चेंजेस में जाके देख सकेंगे कि यहाँ पे उन्हें कुछ निर्देश यानी नोट दी गई है, उसके हिसाब से वो यहाँ से और बदलाव कर सकते हैं और ये सीन फाइल फिर से प्रोडक्शन की तरफ भेज सकते हैं। फिर आगे चलते हुए वहाँ पे जो कोई ये फाइल को चेक कर रहा है, उनको अगर ये बदलाव मान्य होता है तो फिर वो ये ट्रैक चेंजेस विंडो से इस सीन को वैलिडेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब ये जो पैनल है उस पे हाईलाइट नहीं रहेगी और ये सीन निश्चित हो जाएगा। इस सीन में जो कुछ बदलाव करने के निर्देश दिए गए थे वो सब बदलाव निश्चित हो जाएंगे, और फिर जब हम हमारे ओरिजिनल स्टोरी बोर्ड के फाइल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विंडो में जो हमने सीन एक्सट्रैक्ट किया था उसे चुन के यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करने के बाद हमें यहाँ पे ये बिंदु का रंग का बदलाव बताता है कि ये जो सीन है जो हमने किसी और कलाकार को दिया है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं, और फिर हम वो बदलाव इस सीन में लाने के लिए सीधा यहाँ से वो बदलाव हमारे ओरिजिनल फाइल में ऐसा ला सकते हैं, जो कि फिर हमारा जो प्रोडक्शन है जो हमारी ओरिजिनल फाइल को देख रहा है उन्हें पता चलेगा कि ये जो सीन का पैनल है इसमें कुछ बदलाव किया गया है, और फिर वो यहाँ से ये बदलाव वैलिडेट कर सकेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप अपना प्रोजेक्ट या पूरा का पूरा स्टोरी बोर्ड अगर आपको एक से ज्यादा कलाकारों के बीच बांटना हो तो कितने आसानी से आप वो बांट सकते हैं। आप एक तो अपना स्टोरी बोर्ड टुकड़ों में बांट सकते हैं, या तो स्टोरी बोर्ड के कुछ चुनिंदा सीन्स उसमें से निकाल के अन्य कलाकारों के बीच बांट सकते हैं, और जितने सीन्स आपने निकाल के बांटे हैं वो सारे सीन्स यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विंडो में एक यादी के तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। और हमारा स्टोरी बोर्ड मेनू का जो ऑटो ट्रैकिंग फीचर है इसको उपयोग में लाते हुए आपको ये भी पता चलेगा कि अन्य कलाकारों में आपके स्टोरी बोर्ड में वास्तव में कहाँ-कहाँ बदलाव किए हैं, ये भी आपको ऑटो ट्रैकिंग मोड की वजह से आसानी से पता चलता है। और फिर आपके जो स्टोरी बोर्ड की मूल फाइल है उसमें आप जो कुछ बदलाव किए गए हैं वो इस बिंदु के रंग के हिसाब से पता कर सकेंगे, और जो जो बिंदु आपको पीले रंग में दिखेंगे वो बिंदु वाले सीन्स आप आसानी से यहाँ से अपने मूल स्टोरी बोर्ड की फाइल में ला सकेंगे। तो इस तरह से आपका स्टोरी बोर्ड प्रो में ऑटो ट्रैकिंग मोड और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये जो दो विकल्प है, ये जो दो उपलब्धताएं हैं, आप देख सकते हैं कि ये आपका काम कितना आसान और सहज कर देती है जब आपको एक पूरा स्टोरी बोर्ड एक से ज्यादा कलाकारों के बीच में बांटने की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हुए आइए हम स्टोरी बोर्ड प्रो के एक्सपोर्ट, यानी आपका स्टोरी बोर्ड कौन से रूप में आप निर्यात कर सकते हैं उसके विकल्प भी देखेंगे। आप देख सकते हैं कि आप अपना स्टोरी बोर्ड बिटमैप फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप ये कुछ अलग अलग इमेज फॉर्मेट्स का उपयोग कर सकते हैं। फिर आप अपना स्टोरी बोर्ड लेआउट के लिए भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आप अपने स्टोरी बोर्ड में जो मौजूदा चित्र आपको दिख रहा है वो भी यहाँ से आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अलग अलग फॉर्मेट्स उपलब्ध है। CSV वाला विकल्प आपको अपने स्टोरी बोर्ड की जो सारे सूचनाएं हैं वो CSV यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करने देता है। ये आपको जब आप कोई प्रोडक्शन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं तब विशेष रूप से आपको ये CSV एक्सपोर्ट का काम पड़ता है। अगला जो ऑप्शन है, आपको आपका स्टोरी बोर्ड
EDL, AAF और XML फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट करने देता है, जो कि आप फिर कोई अन्य एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे प्रीमियर प्रो में अगर आपको आपका एनिमेटिक एडिट करना हो तो वहाँ पे कन्फर्मेशन के लिए, यानी जैसा एडिट आपने स्टोरी बोर्ड प्रो में बनाया है उसी एडिट से आपका पूरा जो स्टोरी बोर्ड है वो जब आप अन्य एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ले जाते हैं तो आपके मूल एनिमेटिक के एडिट से ही मिलाने के लिए जो कन्फॉर्मेशन का तकनीक होता है उसके लिए आपको इन फाइल्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से आप वो फाइल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगला विकल्प आपको मूवी या वीडियो फॉर्मेट में आपका स्टोरी बोर्ड एक्सपोर्ट करने देता है। ये जो विकल्प है ये आपको अपना पूरा स्टोरी बोर्ड PDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने देता है, और PDF की रचना कैसे होनी चाहिए ये आप यहाँ से चुन सकते हैं। और अगर आपको अपने हिसाब से आपके PDF की रचना चाहिए हो तो यहाँ से आप अपने हिसाब से वो PDF की रचना बना सकते हैं, यानी कस्टमाइज कर सकते हैं, और फिर आपका पूरा स्टोरी बोर्ड उस PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगला विकल्प आपको आपने जितने ऑडियो ट्रैक्स अपने स्टोरी बोर्ड में इस्तेमाल किए हैं उन सबको एक्सपोर्ट करने देता है। ये जो विकल्प है जिसका नाम है एक्सपोर्ट टू हार्मनी, ये बड़ा विशेष विकल्प है जहां आप स्टोरी बोर्ड प्रो में आपका पूरा स्टोरी बोर्ड एक एक सीन के रूप में हार्मनी की फाइल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप आपका स्टोरी बोर्ड पूरा कर लेते हैं उसके बाद ये विकल्प को इस्तेमाल करके आप आपका पूरा स्टोरी बोर्ड एक साथ ही एक एक सीन के तौर पे अलग अलग हार्मनी फाइल के रूप में एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और जो कुछ भी आपने स्टोरी बोर्ड प्रो के सीन्स में बनाया है, जैसा कि ये चित्र है या आपके कैमरा का एनिमेशन है, लेयर पे जो आपने एनिमेशन बनाए हैं, जो कुछ भी आपने आपका स्टोरी बोर्ड बनाते वक्त यहाँ पे आपके सीन्स में इस्तेमाल किया है, वो सारा का सारा काम आपको हार्मनी सीन फाइल में वैसे के वैसा ही उपलब्ध हो जाएगा। उसका मतलब यह है कि जब आप स्टोरी बोर्ड पूरा करने के बाद हार्मनी में काम शुरू करते हैं तब आपको आपके स्टोरी बोर्ड में जो कुछ आपने बनाया है वो फिर से हार्मनी सीन फाइल में इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन का अमूल्य समय है वो बहुत बड़ी तौर पे बच जाता है। तो ये जो एक्सपोर्ट टू हार्मनी का विकल्प हमें जो स्टोरी बोर्ड प्रो में मिलता है यह बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विशेष विकल्प है जो हमें हार्मनी में सहजता से काम करने के लिए उपयुक्त होता है। और आखिर में जो हमें ये FBX नाम का विकल्प मिलता है, यहाँ से हम हमारा जो स्टोरी बोर्ड में 3D वाला सीन है या जितने भी 3D वाले सीन हमने स्टोरी बोर्ड में बनाए हैं वो इस विकल्प से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्टोरी बोर्ड प्रो में एक्सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत सारे विकल्प उपलब्ध होते हैं। और इसी के साथ हम अपना स्टोरी बोर्ड प्रो का डेमो यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। लेकिन आपकी विदा लेने से पहले मैं आपको टुनबुम की ये जो वेबसाइट है tunbum.com, यहाँ पे लर्न पोर्टल की ये जो लिंक है और कम्युनिटी की जो लिंक है इससे परिचित कराना चाहूँगा। जहाँ पे आप लर्न पोर्टल में कोर्सेस की तरफ अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ मूलभूत स्तर पर ज्ञान देने वाली कोर्सेस की लिंक्स मिलती है जो कि आप आपका शुरुआती ज्ञान बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सब आपको मुफ्त में उपलब्ध है। कम्युनिटी की इस लिंक पे आपको टुनबुम की सारी सोशल प्लेटफॉर्म लिंक मिल जाएगी जहाँ पे आप यहाँ से यूट्यूब पे जो टुनबुम के वीडियोस है वो भी देख सकेंगे और वो सब आपको मुफ्त में ही मिलेंगे। अगला वेबसाइट जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है docs.tunbum.com, जहाँ पे आपको टुनबुम की सारी सॉफ्टवेयर की यूज़र मैनुअल यानी निर्देश पुस्तिका मिल जाएंगी, और ये भी आपको सारी की सारी मुफ्त में ही उपलब्ध है। और इसी के साथ मैं प्रशांत गावंडे स्टोरी बोर्ड प्रो का ये डेमो समाप्त करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, अपने आजू बाजू के वातावरण और पशु पक्षियों का ख्याल रखें। इसी के साथ मैं आपकी आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।